कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 18 फरवरी 2026। पिछले 2 दिनों में देश भर की अदालतों से कई बड़े और दिलचस्प फैसले आए हैं। अब हम एक एक करके 20 खबरों की लिस्ट तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हमारा मिशन कुछ और है। हम इन फैसलों के ढेर को खंगालेंगे और इनमें छुपी 3 बड़ी कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। वो कहानियां जो हमें बता रही हैं कि आज हमारा कानूनी ढांचा किन चुनौतियों से जूझ रहा है और किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। पहली कहानी तो है न्याय के मानवीय पहलू की, कि कैसे अदालतें सामाजिक हकीकत और संवेदनशीलता जैसे मुद्दों से निपट रही हैं। दूसरी कहानी है राजनीति और कानून के बढ़ते टकराव की। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, वो है टेक्नोलॉजी, खासकर एआई की, जिसने आकर न्याय व्यवस्था की नींव को ही हिलाना शुरू कर दिया है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। पहली कहानी से शुरू करते हैं, न्याय में इंसानियत। यहां एक मामला है जिसने सबका ध्यान खींचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पलटा, वो सिर्फ एक कानूनी सुधार नहीं था, बल्कि एक कड़ा संदेश था। हाँ, ये मामला एक 11 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न से जुड़ा था। आरोपी ने बच्ची के कपड़े उतारने की कोशिश की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे बलात्कार का प्रयास यानी अटेम्प्ट ना मानकर सिर्फ तैयारी या प्रिपरेशन माना और सजा कम कर दी। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। ये अपने आप में चौंकाने वाला था। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। उनका तर्क क्या था? मतलब तैयारी और प्रयास के बीच की वो पतली लकीर क्या है जिसे हाई कोर्ट देख नहीं पाया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जब आरोपी ने बच्ची के पैजामे का नाड़ा खोल दिया और उसे घसीटा, तो वो सिर्फ सोच या तैयारी नहीं कर रहा था, वो अपराध को अंजाम देने की दिशा में एक ठोस कदम उठा चुका था। अच्छा। कानून की भाषा में उसने अटेम्प्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का विश्लेषण कानून की एक गंभीर त्रुटि थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात तो असल में वहां से शुरू हुई। सही कहा, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो इस केस का सबसे बड़ा टेक अवे है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के लिए न्यायिक संवेदनशीलता पर दिशा निर्देश बनाने के लिए एक समिति का आदेश दे दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ दिशा निर्देश बना देने से जजों की सोच में वाकई बदलाव आ सकता है, या ये बस एक सांकेतिक कदम बनकर रह जाएगा? ये एक जायज सवाल है। देखिए, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन ये एक संस्थागत स्वीकृति है कि हाँ, एक समस्या मौजूद है। ये इस बात को मानना है कि कानूनी तालीम अक्सर यौन अपराधों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक असर को नजरअंदाज कर देती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जजों को सिर्फ कानून का ज्ञाता नहीं, बल्कि समाज की हकीकत और इंसानी पीड़ा को समझने वाला भी होना चाहिए। इसकी असली चुनौती तो इसके अमल में होगी। बिल्कुल, पर यह एक बेहद जरूरी शुरुआत है। और इसी मानवीय और सामाजिक पहलू की बात करें तो केरल हाई कोर्ट से भी एक ऐसा ही फैसला आया जो समाज को एक बड़ा संदेश देता है। कोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या का दोषी पति अपनी मृत पत्नी की संपत्ति का वारिस नहीं हो सकता। हाँ, ये फैसला स्लेयर रूल के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही अपराध से फायदा नहीं उठा सकता। अच्छा, ये स्लेयर रूल भारत में कॉमन है? ये सब भारत में ही नहीं, बल्कि कॉमन लॉ वाले कई देशों में लागू होता है। इसका मकसद साफ है, कानून को अपराध का जरिया बनने से रोकना। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने इसे सिर्फ एक कानूनी सिद्धांत के तौर पर नहीं देखा। बिल्कुल नहीं, कोर्ट ने इसे एक नैतिक बयान के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि विरासत और उत्तराधिकार का कानून भरोसे की नींव पर बना है, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में। दहेज के लिए हत्या करना उस भरोसे का सबसे घिनौना उल्लंघन है। तो मतलब उस हत्यारे को उसी पत्नी की संपत्ति देना जिसकी उसने जान ले ली, ये न्याय के हर सिद्धांत का मजाक उड़ाना होगा। ये फैसला दहेज जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एक बहुत मजबूत कानूनी दीवार खड़ी करता है। तो एक तरफ अदालतें न्याय के मानवीय और नैतिक पक्ष को मजबूत कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें लगातार राजनीतिक अखाड़े में घसीटने की कोशिश हो रही है। और यहीं से हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है, राजनीति और कानून का टकराव। हाँ, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से जुड़ा मामला। एक याचिकाकर्ता उनके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ याचिका खारिज नहीं की, बल्कि याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट की टिप्पणी थी कि अदालतों को चुनावों से पहले राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता। इसका
असल में क्या मतलब है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी असल में फोरम शॉपिंग की प्रवृत्ति पर थी। फोरम शॉपिंग ये क्या होता है? ये कानूनी शब्द है जिसका मतलब है कि कोई याचिकाकर्ता निचली अदालतों जैसे हाई कोर्ट को छोड़कर सीधे सबसे बड़ी अदालत में जाने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि उसे मनचाहा या जल्दी फैसला मिलेगा। न्यायपालिका इसे प्रक्रिया का दुरुपयोग मानती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ था, एक तयशुदा प्रक्रिया है, उसका पालन करें, राजनीतिक फायदे के लिए सिस्टम से खिलवाड़ ना करें। यानी सुप्रीम कोर्ट एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच रहा है। जी, लेकिन जब मामला निचली अदालत में सही प्रक्रिया से चलता है, जैसे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लैंड फॉर जॉब घोटाले में हुआ, तब क्या होता है? दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिए। आरोप तय होना यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव है। इसका मतलब है कि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए शुरुआती सबूतों को देखा है और उन्हें लगता है कि पहली नजर में, मतलब प्राइमा फेसी, एक मामला बनता है जिस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये सजा नहीं है? नहीं, ये दोष सिद्धि या सजा बिल्कुल नहीं है। ये तो बस रेस शुरू होने का सिग्नल है। अब असली मुकदमा शुरू होगा जहां दोनों पक्ष अपने अपने सबूत और गवाह पेश करेंगे और फिर तय होगा कि वो दोषी है या नहीं। ठीक है, तो हमने न्याय के मानवीय पहलू और राजनीतिक टकराव को देखा, पर अब उस तीसरी और सबसे नई चुनौती पर आते हैं जो शायद इन दोनों से बड़ी है, टेक्नोलॉजी। ऐसा लग रहा है जैसे एआई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया नहीं बल्कि तोड़कर अंदर आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट इससे काफी चिंतित नजर आया। चिंतित कहना तो बहुत हल्का शब्द होगा। कोर्ट लगभग हैरान और परेशान था। वकीलों ने ऐसी याचिकाएं दायर की थीं जिन्हें एआई ने लिखा था, और उन याचिकाओं में एआई ने मनगढ़ंत केस और नकली उदाहरण डाल दिए थे। क्या मतलब एआई ने खुद से केस बना दिए? हाँ, जैसे एक केस का जिक्र था, मर्सी वर्सेस मैनकाइंड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई केस कभी अस्तित्व में था ही नहीं। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब वकील अब अपना होमवर्क करने के बजाय एआई से याचिकाएं लिखवा रहे हैं, और वो भी नकली केस के साथ। ये तो पूरी न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल, ये एक बुनियादी खतरा है। हमारा पूरा कानूनी ढांचा मिसालों और पुराने फैसलों यानी प्रेसिडेंट्स पर टिका है। अगर वकील नकली केस पेश करने लगे तो जज किस आधार पर फैसला देंगे? सही बात है। ये मौजूदा एआई मॉडल्स की एक बड़ी खामी को उजागर करता है। वो सच बोलने के लिए नहीं बल्कि विश्वसनीय लगने वाली बातें कहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वो तथ्यों और कल्पना में फर्क नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की ये चेतावनी सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है। नहीं, ये पूरी कानूनी बिरादरी के लिए एक रेड अलर्ट है। और ये समस्या सिर्फ नकली जानकारी बनाने तक सीमित नहीं है, ये असली पहचानों का गलत इस्तेमाल करने तक भी पहुंच गई है। हमारे पास दो बड़े उदाहरण हैं, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और स्वामी रामदेव। हाँ, ये दोनों मामले पर्सनालिटी राइट्स के बढ़ते महत्व को दिखाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का केस क्लासिक है। क्या कोई उनकी इजाजत के बिना उनकी आवाज या उनके मशहूर डायलॉग खामोश का इस्तेमाल कर सकता है? वहीं स्वामी रामदेव का मामला और भी गंभीर है। वो एआई से बने डीप फेक वीडियो से परेशान है। तो ये पर्सनालिटी राइट्स का कॉन्सेप्ट डिजिटल और एआई के युग में कितना बदल गया है? बहुत ज्यादा। पहले ये अधिकार आपकी तस्वीर या नाम तक सीमित थे। अब इसमें आपकी आवाज, आपका चलने का अंदाज, आपके बोलने का तरीका, सब कुछ शामिल है। अच्छा, एआई वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक टेक्नोलॉजी के आने से अब किसी भी पब्लिक फिगर की पूरी डिजिटल कॉपी बनाना मुमकिन है। इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो भविष्य के लिए एक नजीर बनेगा। और इसी खतरे को देखते हुए सरकार भी अब एक्शन में आ रही है। हाँ, सरकार भी नए आईटी नियम ला रही है जिसमें एआई से बनी सामग्री पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। सिस्टम अभी इस टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है। और जब सिस्टम भागता है तो लोग अजीबोगरीब बचाव भी ढूंढ लेते हैं। सोनम वांगचुक के मामले में उनके भाषण के गलत अनुवाद पर जब सवाल उठा तो बचाव में कहा गया कि शायद ये गलती एआई से हुई है। क्या अब एआई ने किया है एक नया कानूनी बचाव बनने जा रहा है? ये एआई डिफेंस एक नया और दिलचस्प ट्रेंड है। ये कोर्ट के लिए भी एक नई चुनौती है। आप कैसे साबित करेंगे कि गलती इंसान से हुई या मशीन से? किसी सॉफ्टवेयर के इरादे को आप कैसे परखेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। ये जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी कि हमारे पूरे विचार को चुनौती देता है। अगर कोई वकील एआई की मदद से गलत याचिका दायर करता है तो क्या वो कह सकता है कि मेरी गलती नहीं एआई की है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमारे मौजूदा कानूनों के पास नहीं है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे बड़ी कानूनी सुर्खियां। हमने देखा कि कैसे अदालतें एक ही समय में मानवीय संवेदनाओं, राजनीतिक दबावों और तकनीकी भूचाल तीनों से निपट रही हैं। बिल्कुल।
इन सभी चर्चाओं से एक पैटर्न साफ उभरता है। हमारा कानूनी सिस्टम एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। उसे अपने अंदर झांककर अपनी मानवीय संवेदनाओं को फिर से तराशना पड़ रहा है। बाहर से आते राजनीतिक दबावों के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता बचानी पड़ रही है और भविष्य से आ रही तकनीकी चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़े बदलाव का दौर है। आज के लिए कोड प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में बस इतना ही, और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने कानून में एआई के खतरों की बात की, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या एक बिना किसी भेदभाव और पूर्वाग्रह वाला एआई जो सिर्फ तथ्यों पर काम करता है, कुछ मामलों में इंसानी जजों के बायस को खत्म करने में मदद कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम उस भविष्य के लिए तैयार हैं जहां एक मशीन किसी इंसान के मुकद्दर का फैसला सुनाए? और क्या हम उसे न्याय कह पाएंगे?